हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं अनिल मोहन के बबूसा सीरीज के दूसरे उपन्यास बबूसा और राजा देव। तो जैसा कि मेरा नियम है, सबसे पहले लेखकीय पाठकों को अनिल मोहन का नमस्कार। बबूसा के बाद आपके सामने आ गया है बबूसा और राजा देव। उपन्यास को सुनकर आप कुछ हैरान भी होंगे और थोड़े से रोमांचित भी, थोड़ा सा सोचेंगे भी और आपको अच्छा भी लगेगा। दरअसल बबूसा श्रृंखला की कहानी ही कुछ ऐसी है कि मुझे ये सब करना पड़ा जो मैंने इस उपन्यास में किया है। ये मेरे ही एक पाठक अंकुर जी ने मुझे आइडिया दिया था और इस बारे में तब मैंने दुबई का आका उपन्यास के पत्र में इस बात का जिक्र भी किया था। अंकुर जी ने कहा था कि अगर मैं अपनी सब सीरीज के हीरोज को लेकर एक कहानी लिखूं तो बढ़िया रहेगा। ये आइडिया मुझे पसंद आया और मेरे दिमाग में घूमता रहा, परंतु ये काफी कठिन काम भी था। इसी दौरान मैं बबूसा की कहानी तैयार करता रहा, जोड़ तोड़ करता रहा कि अचानक ही बबूसा उपन्यास के घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि मुझे अंकुर जी की कही बात की गुंजाइश दिखने लगी। तो मैंने इस मौके को चूकना ठीक नहीं समझा और अपने उपन्यासों के हर सीरीज के हीरो को मैंने बबूसा श्रृंखला के उपन्यासों में लेने का प्रोग्राम तय कर लिया और इसी से ही बबूसा श्रृंखला के उपन्यास महत्वपूर्ण और सबसे खास बन गए। मुझे लिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर सीरीज का हर हीरो अपने ही रंग में रंगा हुआ है और जब ये एक ही उपन्यास में काम करेंगे तो तरह तरह के रंग खुद ही बिखरेंगे। हर कोई अपने मिजाज का है, सबके अपने शौक और सोचे हैं। मुझे आशा है कि मेरी सब सीरीज के उपन्यास आप सबने पढ़ रखे होंगे, सब हीरो को आप बाखूबी जानते होंगे। अब मैं उन सबके नाम एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। देवराज चौहान, जगमोहन, नगीना तो आपके पास है ही, और मोना चौधरी हसीन रंगों से लदी रहने वाली प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज को तो आप भूल ही नहीं सकते, और अपने जुगल किशोर 35 हजारी के मालिक नंबरी मक्कार कमीने मौका परस्त देवराज चौहान के चाचा सांवरा चौहान, जो कभी होटल ब्लू स्टार के गोल कमरे में बैठकर अंडरवर्ल्ड संभाला करता था, परंतु जब किसी ने उसके परिवार की ही हत्या कर दी तो धंधों से मन उखड़ गया और सब कुछ छोड़कर शांत सा जीवन बिताने लगा उसी ब्लू स्टार के गोल कमरे में। परंतु उसकी निगाह अंडरवर्ल्ड की हर हरकत पर रहती और कोई अपने साथ हुई बेइंसाफी की फरियाद लेकर उसके पास आता तो वो दिल से उसकी सहायता करता। फिर अपने विजय बेदी साहब, बुरा दिन था वो जब लूट के वक्त चलाई गई गोली खामखा ही बेदी के सिर में दोनों तरफ के दिमागों के हिस्सों के ठीक बीचों बीच जा फंसी। ऐसी फंसी कि उसे छेड़ना भी खतरे से खाली नहीं था। परंतु बेदी साहब को पता चला कि डॉक्टर बधावन ही सही कुशलता से ऑपरेशन कर सकते हैं, परंतु बधावन ऑपरेशन के 12 लाख मांगने लगा। अब बेदी साहब 12 लाख का इंतजाम करने में लग गए। उस हादसे ने विजय बेदी की जिंदगी बदल कर रख दी। रात दिन 12 लाख के सपने ही आते कि कहीं से 12 लाख का इंतजाम हो जाए। ऐसे में शरीफ इंसान विजय बेदी दुनिया की हेरा फेरियों से वाकिफ होने लगा। वो भी धीरे धीरे चालू बनने लगा, परंतु अभी तक 12 लाख का इंतजाम नहीं हुआ और गोली वहीं की वहीं अटकी है। इसके बाद अगर मैं वीरेन त्यागी का जिक्र न करूं तो सब कुछ अधूरा लगेगा। देवराज चौहान त्यागी को खत्म करना चाहता है तो त्यागी देवराज चौहान को बर्बाद करके रख देना चाहता है। इन दोनों के बीच दुश्मनी पहले के उपन्यासों में पैदा हुई थी। देखना यह है कि वीरेन त्यागी इस बार क्या रंग दिखाता है। अमन ओबेराय और हरीश खोदे तो आपके जहन में पूरी तरह ताजा होंगे। आपको जिंदा आंखें पढ़े ज्यादा वक्त नहीं बीता। इन सब के बाद अगर RDX यानी कि राघव धर्मा और एक्स्ट्रा का जिक्र न करें तो नाइंसाफी होगी। काफी देर से इन तीनों को लेकर कोई उपन्यास नहीं लिख पाया, परंतु बबूसा श्रृंखला में ये आपके सामने आ रहे हैं। गजाला को तो आप भूले नहीं होंगे, जो कि विश्व साम्राज्ञी बनने की चाहत मन में लिए तैयारी कर रही है और मेरे कई पाठक गजाला को उपन्यास में देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये है मेरे अब तक के खास सब सीरीज के हीरो। हालांकि इनमें वीरेन त्यागी, गजाला और सांवरा चौहान हीरो नहीं है उपन्यासों के, परंतु हीरो से कम भी नहीं है। इस वक्त इनका जिक्र न करना इनके साथ बेईमानी करने जैसा होगा। तो ये है मेरे मुख्य पात्रों का कच्चा चिट्ठा।
आप खुद ही सोचिए कि अगर ये सब एक ही उपन्यास की कहानी में आ जाएं तो कैसा लगेगा आपको। सुनकर ही मजा आ रहा है ना, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। प्रस्तुत उपन्यास बबूसा और राजा देव में मैंने इन पात्रों को एक एक करके लेने की चेष्टा की है। जाहिर है इन सब पात्रों को एक ही उपन्यास में नहीं लिखा जा सकता, फिर कहानी में इन्हें जरूरत के हिसाब से डाला जा रहा है, तो कुछ ही इस उपन्यास में आ पाए हैं। बाकी अगले उपन्यास बबूसा खतरे में आएंगे। सिलसिला शुरू हो चुका है, देखते जाइए कि आगे क्या रंग बिखरते हैं। बबूसा श्रृंखला के उपन्यास लिखने में मेरी मेहनत भी काफी लग रही है और मुझे मजा भी आ रहा है, परंतु बढ़िया तो तब रहे कि आपको भी मजा आए। मुझे यकीन है कि रानी तासा, सोमाथ, धरा, बबूसा और बाकी सब पात्रों में अवश्य मजा महसूस कर रहे होंगे और मेरी सब सीरीज के सब हीरो के कहानी में आने से आपको कैसा लगा ये जानने का इंतजार मुझे जरूर है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने सब हीरो को इन उपन्यासों में शामिल कर सकूं। संभव है एक दो को इस कहानी में लेने से रह भी जाऊं, परंतु अभी मैं स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकता कि इनके बारे में आगे क्या होने वाला है। अब मेरी सब सीरीज के हीरो आपके सामने हैं, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। मैंने आपका काफी वक्त ले लिया और अब वक्त है उपन्यास शुरू करने का। बबूसा और राजा देव, आशा है कि आपका भरपूर मनोरंजन होगा। तो अगली मुलाकात देवराज चौहान सीरीज के आगामी नए उपन्यास बबूसा खतरे में होगी। तो दोस्तों ये सब अनिल मोहन जी के लेखकीय में था। अभी तो हम बबूसा और राजा देव उपन्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बबूसा और राजा देव का पहला एपिसोड। देवराज चौहान हैरानी से बबूसा को देखे जा रहा था। जगमोहन कभी देवराज चौहान को देखता तो कभी बबूसा या धरा को देखने लगता। बबूसा का चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि धरा के चेहरे पर व्याकुलता थी। तुम्हें यकीन है कि यही तो देवराज चौहान है? धरा बबूसा से कह उठी। ये ही राजा देव हैं। बबूसा मुस्कुराकर सिर हिलाते कह उठा। राजा देव की गंध पहचानने में मुझसे कभी भूल नहीं हो सकती। मेरे जन्म के समय महापंडित ने वो शक्ति मुझ में डाल दी थी जिससे कि मैं दूसरों को गंध से भी पहचान सकूं। कितने जन्मों के बाद मैंने करीब से राजा देव की गंध ली है। मुझे बहुत चैन मिला। आज कितना खुश हूं मैं कि राजा देव मुझे मिल गए। सदूर ग्रह पर बिछड़े राजा देव पृथ्वी पर मिले। बबूसा ने कहते हुए देवराज चौहान का हाथ पकड़ा और चूम लिया। देवराज चौहान के चेहरे पर छाई हैरानी कम नहीं हो रही थी। रेस्टोरेंट में रात के 11:30 बजे काफी भीड़ थी। रह रहकर चम्मच या प्लेटों की आवाजें कानों में पड़ रही थी। मध्यम सी आवाजें उठ रही थी। वर्दीधारी वेटर तेजी के साथ ग्राहकों की तरफ आ जा रहे थे। राजा देव, बबूसा पुनः बोला, क्या आप अपने बबूसा को देखकर खुश नहीं हैं? तुम बबूसा हो? देवराज चौहान के होंठों से निकला। आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम्हारी आवाज वो ही है जब तुम कहते थे कि समाधि लगाकर मुझसे बात कर रहे हो। देवराज चौहान ने कहा। वो तो आपकी बात है राजा देव। मैं 250 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपका सेवक, आपका सच्चा सलाहकार हुआ करता था। मैं आपके लिए ही जीता, आपके लिए ही मरता था। आप भी मेरे बिना नहीं रहते थे, मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे। मैंने हमेशा आपको राजा देव ही समझा, परंतु आप मेरे साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे। बबूसा ने खुशी से कहा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता थी। क्या बात है राजा देव, आप खामोश क्यों हो गए? बबूसा पुनः कह उठा। बैठ जाओ, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जो आज्ञा राजा देव। बबूसा तुरंत जगमोहन के बगल वाली चेयर पर देवराज चौहान के सामने की तरफ बैठ गया। बीच में टेबल थी। देवराज चौहान ने धरा को भी बैठने का इशारा किया। धरा देवराज चौहान के बगल वाली कुर्सी पर जा बैठी। राजा देव, बबूसा ने कहना चाहा। डिनर लोगे? देवराज चौहान ने पूछा। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई। आपको सामने क्या देखा राजा देव कि पुराने दिन याद आ गए। बहुत खुश था बबूसा, कितना अच्छा था वो वक्त। अब तो सदूर ग्रह बहुत बदल गया है, तब से कुछ तरक्की की है, परंतु धीमी गति से। आप होते तो आज सदूर का रूप ही दूसरा होता। एक बबूसा की आंखें गीली हो गई थी। डिनर लोगे? देवराज चौहान ने पुनः पूछा। नहीं, आंखें साफ करते बबूसा ने कहा। मैं लूंगी, धरा कह उठी।
देवराज चौहान ने वेटर को बुलाकर धरा के लिए डिनर का ऑर्डर दिया। देवराज चौहान और जगमोहन ने डिनर कर लिया था। वेटर ने बर्तन उठा ले जाने वाले को भेजा, जो कि बर्तन ले गया और टेबल साफ कर दी। इस दौरान देवराज चौहान की गंभीर निगाह बबूसा पर जाती रही। वेटर के जाते ही बबूसा ने जल्दी से कहा, राजा देव, अब मुझे देवराज चौहान कहो। ये कैसे हो सकता है? आप राजा देव हैं तो आपको राजा देव ही कहूंगा, देवराज चौहान कैसे कह सकता हूँ? मैं राजा देव नहीं, देवराज चौहान हूँ। आप राजा देव हैं, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं आपका सेवक बबूसा हूँ। देवराज चौहान कहने में तुम्हें क्या दिक्कत है? जगमोहन बोला। तुम चुप रहो, बबूसा ने जगमोहन से कहा। मेरे और राजा देव के बीच मत बोलो। जगमोहन मुस्कुराया और सामने बैठी धरा से कहा, तुम्हारे गले पर क्या हुआ? डोबू जाति के लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मेरी गर्दन कटते कटते बची, उसी चौकोर पत्ती जैसे हथियार से। धरा ने सहमति से सिर हिला दिया। मैं तो मर ही जाती, मेरा गला कट जाता। धरा सिहर उठी। ये तो बबूसा ने बचा लिया। धरा ने बबूसा को देखा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बबूसा बोला। पूरी कोशिश करूंगा कि डोबू जाति वाले तुम्हारी जान न ले सकें। फिर बबूसा ने देवराज चौहान से कहा, राजा देव, आज रात रानी तासा आ रही है या आ चुकी होगी। हालात खतरनाक होने लगे हैं। तुम्हारी ये सब बातें मैं सुन चुका हूँ। देवराज चौहान ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता था, परंतु आपने तो मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद सोचा कि एक बार तुमसे मिल लेना ही ठीक रहेगा। मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो आपको मेरी बातों का विश्वास आ गया कि मैं सच कह रहा? जरा भी भरोसा नहीं तुम्हारी बातों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बबूसा ने बेचैनी से पहलू बदलकर कहा। राजा देव, आप बबूसा की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे? मैं तुम्हें नहीं जानता, देवराज चौहान गंभीर था। ऐसा मत कहिए राजा देव, मैं आपका सेवक बबूसा हूँ, मुझे पहचानिए। मैं वो हूँ जो आपके लिए जान भी देने को तैयार रहता है। सच तो यह है कि मैं ही आपका हूँ, मेरे अलावा सब धोखेबाज हैं। रानी तासा ने आपको धोखा दिया और ऐसी बातें कहने का क्या फायदा जो मैं समझ न सकूं? मैं तुम्हें नहीं जानता, रानी तासा को नहीं जानता। आप भूल चुके हैं सब कुछ। मैं आपको याद दिलाता हूँ। तभी वेटर टेबल पर डिनर सर्व कर गया। धरा ने बबूसा को देखकर कहा, तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत खा लो। बबूसा ने धरा की बात की तरफ ध्यान न देकर देवराज चौहान से कहा, आप सदूर ग्रह के मालिक हैं राजा देव, वहां के। मैं सदूर ग्रह को नहीं जानता। सब कुछ बता रहा हूं आपको कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। बबूसा ने देवराज चौहान को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा, नहीं भरोसा तो न सही, पर आप मेरी बात सुनिए राजा देव। सुन सुनकर आपको भरोसा आने लगेगा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। धरा खाने में व्यस्त हो चुकी थी। जगमोहन का पूरा ध्यान बबूसा की बातों पर था। सदूर ग्रह पर आपका राज्य चलता था राजा देव। आप ग्रह के भले के लिए काम करते थे, जनता का बहुत ख्याल रखते थे। हर कोई आपको पसंद करता था। मैं आपका सेवक हर पल आपके पास ही रहा करता था। आपके सारे कामकाज मैं देखता था। आपको जो भी समस्या होती उसका हल निकालता था। ग्रह बहुत फल फूल रहा था। फिर एक दिन, वो बुरा दिन था, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। उस बुरे दिन आपकी नजर तासा पर पड़ी, जो कि एक गरीब आदमी की बेटी थी, परंतु जवान थी, अथाह खूबसूरत थी, लाजवाब थी। तब मैं भी आपके साथ था और मैंने ही आपसे कहा था कि ये ग्रह की सबसे सुंदर युवती है। आप तो तासा के दीवाने हो गए। उस पर ऐसा मोहित हुए कि मेरा कुछ कहना इस वक्त ठीक नहीं होगा। तासा से आपको प्यार हो गया। तासा भी आपको प्यार करने लगी, परंतु उसका बाप आपके इस प्यार से खुश नहीं था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप तासा को अपनी रानी बनाना चाहते थे। आपने मेरे से राय मांगी, परंतु मैंने राय देने की अपेक्षा टाल दिया। जाने क्यों मुझे आपका फैसला सही नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने आपको समझाने की चेष्टा की, परंतु आपको तो मेरी बात सुनना भी गंवारा नहीं था और आपने रानी तासा के साथ ब्याह कर लिया। गरीबी से उठकर तासा सदूर ग्रह की रानी बन गई। रानी तासा बन गई। याद आया कुछ राजा देव? नहीं, देवराज चौहान गंभीर था। बबूसा ने सिर हिलाया, फिर कहा, उसके बाद तो आप रानी तासा को दीवानगी की हद तक चाहने लगे। रानी तासा के पास ही रहते हरदम। सदूर राज्य के जरूरी काम मैं करने लगा। आप तो जैसे सदूर को भूल ही गए। बहुत लंबा वक्त आपने रानी तासा के साथ बिताया।
फिर मैंने ही आपको कहकर समझाकर सदूर के कार्यों की तरफ ध्यान देने को कहा। इसका ये फायदा हुआ कि आप थोड़ा बहुत फिर से सदूर के कार्यों की तरफ ध्यान देने लगे, किले से बाहर निकलने लगे। कई बार आप कामों को बीच में ही छोड़कर किले पर रानी ताशा के पास चले जाते थे। मैं आपके व्यवहार से काफी परेशान था, मन ही मन। बबूसा ठिठका तो देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। आप पोपा बनाने की बहुत चाहत रखते थे। पोपा? देवराज चौहान बोला। अंतरिक्ष यान, धरा खाते खाते कह उठी। आप सदूर ग्रह के मालिक थे, परंतु जबरदस्त वैज्ञानिक भी थे। इन चीजों की आपको बहुत जानकारी थी। आप चाहते थे कि पोपा बनाकर दूसरे ग्रहों पर जाया जाए और अगर वहां लोग रहते हैं तो उनसे मिला जाए। इसलिए आपने पोपा बनाने के लिए हर जरूरी चीज तैयार कर ली थी, परंतु पोपा की बाहरी बॉडी के लिए आपको विशेष और मजबूत धातु नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में आपके निर्देशन में जम्बरा उस विशेष धातु को तैयार करने में लगा था। जम्बरा कौन? वो भी आपकी तरह वैज्ञानिक था और आपके कामों में सहायक था कि पोपा बनाया जा सके। फिर एक दिन जम्बरा ने आपके पास खबर भेजी कि वो उस खास धातु को बनाने में सफल हो गया है। पोपा की बाहरी परत उस धातु की बनाई जाएगी तो उससे तब पोपा को कोई नुकसान नहीं होगा जब वो अंतरिक्ष की सैर पर निकलेगा। परंतु आप तो रानी ताशा में गुम थे। जम्बरा की खबर आती रही, वो आपको बुलाता रहा। मैं भी आपको अक्सर कहता कि आपको पोपा का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। काफी लंबे वक्त के बाद आप जम्बरा के पास जाने को तैयार हुए। आपकी हालत ये थी कि रानी ताशा पर ज्यादा भरोसा था और मेरे पे कम। पहले आप मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। रानी ताशा का मोहक रूप हमेशा आपके सिर चढ़ा रहता था। हम जम्बरा के पास पहुंचे। आपने धातु को देखा, चेक किया तो आपकी कसौटी पर खरी उतरी। तो आप जम्बरा और अन्य लोगों के साथ पोपा का बाहरी कवच तैयार करने में लग गए। वहां आपको वक्त लगने लगा। रानी ताशा किले के आदमी को भेजती रही कि आपको किले पर रानी ताशा याद कर रही है, परंतु तब आप पोपा का कवच बनाने में जुट चुके थे। किले के आदमी को हमेशा ही ये कहकर वापस भेज देते कि रानी ताशा से कहो कि मैं जल्दी किले पर पहुंच जाऊंगा, परंतु आप गए नहीं। पोपा तैयार करने में ही व्यस्त रहे। धीरे धीरे किले से बुलावा आना बंद हो गया। आप 2.5 साल तक पोपा बनाते रहे, किले पर एक बार भी नहीं गए और आपने पोपा बनाकर तैयार कर दिया। वो खुशी का दिन था आपके लिए। जम्बरा ने पोपा उड़ाकर देखा तो वो ठीक से काम कर रहा था, परंतु कुछ चीजें और बेहतर बनानी थी। आपने जम्बरा को उन चीजों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए और मुझे पहले ही किले पर रवाना कर दिया कि मैं रानी ताशा को आपके आने की खबर दे दूं। परंतु किले में प्रवेश करते ही मुझे बदली फिजा का एहसास हुआ। सच बात तो ये थी कि रानी ताशा ने इन 2.5 सालों में किले पर अपना प्रभाव जमा लिया था। किले का हर कर्मचारी रानी ताशा के आदेशों को मानता था। मैंने बहुत कुछ देखा और समझा। सेनापति धोमरा को हमेशा ही मैंने रानी ताशा के इर्द गिर्द देखा। मेरी पत्नी सोमारा ने मुझे रानी ताशा की कई नई बातें बताई जिन्हें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। तब मैं महापंडित के पास गया जो सबके कर्मों का हिसाब रखता था। मैंने उसे कहा कि किले में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, परंतु महापंडित खामोश रहा। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो वहां से चला आया। सोचा जब आप वापस लौटेंगे तो इस बारे में आपसे बात करूंगा। महल गया और अपनी पत्नी सोमारा से मिला। तब तक सोमारा और रानी ताशा में अच्छी पहचान थी। दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। मैंने सोमारा से रानी ताशा के बारे में बात की कि धूमरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो सोमारा ने मुझे कहा कि किले के भीतर की बातों की मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु राजा देव मैं किसी भी तरफ से आपका अहित नहीं देख सकता था। मैं वापस किले पर जा पहुंचा, रानी ताशा से मिला और स्पष्ट बात की, परंतु रानी ताशा का नया ही रूप मेरे सामने आया। उसने मुझे कैद में डालने की धमकी दे डाली। गुस्से से भरा मैं किले से बाहर आ गया। मुझे महसूस हो गया था कि रानी ताशा बेहद खूबसूरत सही, परंतु वो बुरी है। मन में सोचा कि ये बात राजा देव को मैं किस तरह कह पाऊंगा। हकीकत जानकर राजा देव का दिल टूट जाएगा। रानी ताशा की मुझे परवाह नहीं थी। एक तो वो बुरी थी, दूसरे मैं राजा देव का सेवक था। फिर मैं राजा देव के किले पर आ पहुंचने का इंतजार करने लगा। बबूसा के खामोश होते ही जगमोहन ने कहा। फिर देवराज चौहान की निगाह बबूसा पर थी। धरा का ध्यान
खाते समय पूरी तरह बबूसा की बातों पर था। अगले दिन राजा देव ने आना था। आप आए जरूर राजा देव, परंतु किले तक न पहुंच सके। बबूसा के चेहरे पर दुख उमड़ा। क्यों? मैंने सब कुछ देखा। रानी तासा ने सेनापति धूमरा और कुछ खास सैनिकों के साथ मिलकर आपको गृह से बाहर फेंक दिया है। बबूसा की आंखें गीली हो गईं। गृह से बाहर? वो कैसे? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। कुछ याद नहीं आया आपको? बबूसा ने पूछा। नहीं, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश में ही ये सब बातें बता रहा हूँ। मुझे कुछ याद आएगा भी नहीं, देवराज चौहान ने कहा, क्योंकि तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। मैं राजा देव नहीं हूँ। आप राजा देव ही हैं। नहीं, मैं नहीं मानता, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम आगे कहो, जगमोहन बोला। बबूसा ने गीली आंखों को साफ किया और बोला, यह खबर लगते ही मैं परेशान हो गया, पागल हो गया। भागा भागा महापंडित के पास गया। महापंडित परेशान नजर आ रहा था। मैंने उससे बात की तो महापंडित ने कहा उसे सब खबर है। उसने कहा आने वाले वक्त में रानी तासा बहुत पछताएगी। मेरा तो बुरा हाल हो रहा था राजा देव। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा अंग काट दिया हो। मैं बहुत गुस्से में किले पर पहुंचा तो वहां सोमारा को रानी तासा के साथ पाया। मैंने रानी तासा से राजा देव के बारे में पूछा तो वह हंस पड़ी। मेरा खून खौल उठा। मैंने एक पहरेदार की तलवार ली और रानी तासा पर झपट पड़ा, परंतु सैनिक बीच में आ गए। मुझसे तलवार छीन ली गई। अगर मेरी पत्नी सोमारा उस वक्त वहां मौजूद नहीं होती तो यकीनन बात बढ़ जानी थी। रानी तासा ने मेरे बारे में भी कोई बुरा फैसला ले लेना था। सोमारा रानी तासा को शांत करके मुझे किले के ऊपर कमरे में, वहीं मैं और सोमारा रहते थे, ले गई। मेरी हालत पागलों की तरह हो चुकी थी। उसके बाद मैं कमरे में ही बंद रहा। सोमारा ने मुझे इस डर से बाहर न जाने दिया कि कहीं मैं फिर रानी तासा को सख्त बात न कह दूं। सोमारा मुझे कमरे से ही बाहर न निकलने देती थी। कुछ दिन बीते, शायद 2 या 3 दिन, कि सोमारा ने मुझे बताया कि रानी तासा ने तलवार से धूमरा को मार दिया है। रानी तासा रो रही है। पछतावा हो रहा है कि उसने राजा देव को मार दिया है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून तो मिला कि उस धोखेबाज औरत को पछतावा तो हुआ, अपनी गलती का पता तो चला। सोमारा 2 दिन बाद रानी तासा से मिलने गई तो वापस आकर मुझे बताया कि धूमरा रानी तासा से ब्याह करके राजा बनना चाहता था इस ग्रह का। रानी तासा ने धूमरा से शादी करने के लिए किले के भीतर तैयारियां शुरू कर दी, परंतु ठीक शादी से पहले रानी तासा ने एक सैनिक की तलवार ली और धूमरा का गला काटकर अलग कर दिया। सोमारा ने बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया कि धूमरा किसी तरफ से भी राजा बनने के लायक नहीं था और उसे राजा देव याद आने लगे थे, परंतु राजा देव को वापस पाने का कोई उपाय नहीं था। आपको तो उसने सैनिकों और धूमरा के साथ मिलकर गृह से बाहर फेंक दिया था। बबूसा ने गंभीर और परेशान स्वर में कहने के पश्चात देवराज चौहान को व्याकुल निगाहों से देखा। धरा ने खाना समाप्त कर लिया था। गृह से बाहर कैसे फेंका जाता है किसी को? जगमोहन ने पूछा। सदूर ग्रह इस पृथ्वी की तरह बड़ा ग्रह नहीं है। वो गोल भी नहीं है, चपटे जैसा है, परंतु वो गोल है। सिर्फ 200 किलोमीटर के घेरे जितना वो ग्रह है। वो ज्यादा मोटा भी नहीं है। राजा देव को बुरे लोगों की हत्या करना पसंद नहीं था। ऐसे में राजा देव ने तरकीब निकाली कि ग्रह में छेद करके एक मोटा पाइप आर पार डाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। खुदाई के पश्चात ऊपर से पाइप डाला और ग्रह के नीचे से निकाल दिया। पाइप के मुहाने पर एक कमरा बनाकर दरवाजा लगा दिया और दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा कर दिया गया कि कोई अनजाने में भीतर न गिर सके। उसके बाद तो ग्रह पर जिसे मरने की सजा देनी होती तो उसे उस पाइप में फेंक दिया जाता, जिससे कि वो नीचे से ग्रह से बाहर निकल जाता। सदूर ग्रह कितना मोटा है? सिर्फ 1 किलोमीटर ही मोटा है वो, बबूसा ने बताया। देवराज चौहान शांत और गंभीर दिख रहा था। जगमोहन भी गंभीर था। तुम इसकी बातों को भरोसा नहीं कर रहे? एकाएक धरा ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने इनकार में कहा, पर ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैं इसके साथ काफी दिन से हूँ और इसे जाना है। बबूसा की कोई भी बात अभी तक मुझे गलत या झूठी नहीं लगी। मेरी मानो तो इसकी बात पर भरोसा कर लो। मुझे तो ये सच्चा इंसान लगा है, धरा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ये तुम्हें कहता कि तुम सदूर ग्रह की रानी हो तो तुम मान लेती?
देवराज चौहान मुस्कुराया। फौरन मान लेती, मान लेने में मेरा जाता ही क्या है, परंतु मैं इस तरह किसी के हाथों बेवकूफ बनना पसंद नहीं करता। देवराज चौहान बोला, राजा देव, मैं बबूसा हूं, बबूसा। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, आपको सदूर ग्रह वाला जन्म तब याद आएगा जब रानी तासा का चेहरा आप देखेंगे। ये बात महापंडित ने मुझे बताई थी। महापंडित सदूर ग्रह पर क्या हैसियत रखता है? जगमोहन ने पूछा। वो विद्वान है, जीवन मरण का और इंसान के कर्मों का हिसाब रखता है। उसके पास शक्तियां हैं और वो भविष्य में भी झांकने की कला जानता है। वो ग्रह के लोगों का दोबारा से जन्म कराता है, उनमें इंसानी असर डालता है। महापंडित में और भी कई तरह के गुण हैं। वो तारों और धातु के आदमी रोबोट भी बनाता है। तो क्या तब महापंडित ने यह नहीं जाना कि रानी तासा राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने जा रही है? जगमोहन ने पूछा। मैं नहीं जानता कि महापंडित को यह बात पता थी या नहीं। इस बारे में उसने हमेशा अपना मुंह बंद रखा। वो अपनी मर्जी का मालिक है। राजा देव और रानी तासा की जरूर इज्जत करता है, उनकी बात मानता है, बबूसा ने कहा। रानी तासा ने राजा देव को ग्रह से बाहर फेंका, तब भी वो रानी तासा की बात मानता है, जगमोहन बोला। बबूसा के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। महापंडित के लिए सबसे जरूरी राजा देव हैं, परंतु वो रानी तासा का साथ देने पर लगा हुआ है। वो कैसे? रानी तासा राजा देव को वापस सदूर ग्रह पर ले जाना चाहती है। रानी तासा का इरादा है कि चाहे जबरदस्ती ही सही राजा देव को सदूर ग्रह पर वापस ले जाना है। महापंडित इसमें रानी तासा का साथ दे रहा है और तुम रानी तासा के साथ नहीं हो। मैं राजा देव के साथ हूँ। रानी तासा कुछ बुरा तो नहीं चाह रही, वो राजा देव को वापस ग्रह पर ले जाना चाहती। रानी तासा इस काम में बहुत चालाकी इस्तेमाल कर रही है। वो राजा देव को इस बात का एहसास होने से पहले ही ग्रह पर ले जाना चाहती है कि उसने कभी राजा देव को धोखा दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि राजा देव को तब का रानी तासा का चरित्र ठीक से याद आ जाए और तब राजा देव रानी तासा के बारे में फैसला ले। तुमने अभी कहा कि रानी तासा को देखने के बाद राजा देव को अपना वो जन्म याद आ जाएगा, तो फिर क्यों चिंता करते हो? रानी तासा को आने दो, उसे देखते ही देवराज चौहान को वो जन्म। अगर तुम समझते हो कि खड़े पांव उसी पल राजा देव को सब कुछ याद आ जाएगा, तो ये संभव नहीं। याद आने में कुछ वक्त तो लगेगा ही, जबकि मुझे किसी और बात का डर है। बबूसा गंभीर होता दिखा। किस बात का? राजा देव रानी तासा के दीवाने रहे हैं। अगर इस बार भी रानी तासा को देखने पर राजा देव उसके दीवाने हो गए, तो इन्हें सदूर ग्रह का जन्म याद आने में परेशानियां आने लगेंगी। ज्यादा वक्त लग सकता है और तब तक रानी तासा चालाकी से राजा देव को पोपा तक ले जाएगी और पोपा में पहुंच जाने के बाद तो राजा देव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महापंडित ने बताया कि उसने सोमाथ नाम के आदमी को बनाकर रानी तासा के साथ भेजा है। महापंडित कहता है कि सोमाथ बहुत ताकतवर है और उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। ऐसे में रानी तासा अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। राजा देव अगर रानी तासा के दीवाने हो गए तो रानी तासा के सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि राजा देव रानी तासा को उस जन्म में किए गए धोखे की सजा दें। सजा ना भी दें तो जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर लें। मैं राजा देव का सेवक हूं, जो भी करूंगा राजा देव के भले के लिए करूंगा। रानी तासा और महापंडित बेईमानी पर उतर आए हैं। अगर वो सच्चे होते तो सबसे पहले वो राजा देव को उस जीवन की याद कराते, उसके बाद रानी तासा उनके सामने आती तो बात बनती। परंतु रानी तासा तो गुपचुप ही सारा काम कर जाना चाहती है। वो राजा देव को जैसे भी हो सदूर ग्रह पर ले जाना चाहती है। हो सकता है वहां महापंडित चालाकी कर दे और राजा देव के दिमाग में ऐसा कुछ कर दे कि राजा देव को कुछ याद ही नहीं आए कि उस जन्म में उनके साथ रानी तासा ने क्या किया था। महापंडित ऐसा कर सकता है। ऐसा कर देना उसके लिए मामूली बात है। तो अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? मैं नहीं जानता। महापंडित से मेरी ज्यादा बात नहीं होती, वो मुझे कुछ नहीं बताता। तुमने, देवराज चौहान बोला, डोबू जाति क्यों छोड़ी? क्योंकि मैं रानी तासा को पसंद नहीं करता। रानी तासा ने राजा देव को जबरदस्त धोखा दिया था। मैं नहीं जानता अभी कि आपको ग्रह से बाहर फेंके जाने के बाद भी कैसे बच गए, कैसे पृथ्वी पर आ गए।
इस बारे में श्रोताओं को कहानी में आगे बताया जाएगा। जबकि ग्रह से बाहर फेंके जाने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। बात यह हो रही थी कि तुमने डोबू जाति क्यों छोड़ दी? देवराज चौहान ने कहा, क्योंकि मेरा जन्म ही रानी तासा के कहने पर इस मकसद से कराया गया था कि जब रानी तासा राजा देव को वापस ले जाने के लिए पृथ्वी ग्रह पर आए तो मैं इस काम में रानी तासा की सहायता करूं। मुझे आपकी तरह ताकतवर बनाया गया है। आप ग्रह पर सबसे ताकतवर थे राजा देव। जब मेरा जन्म कराने के लिए रानी तासा का मकसद बताकर महापंडित ने मुझसे बात की तो तब मैं खुशी से तैयार हो गया था, क्योंकि आपको फिर पाने की सोचकर मैं खुश हो गया था। तब महापंडित ने आप जैसी ताकत के साथ मेरा जन्म कराया और पोपा मुझे डोबू जाति में छोड़ गया। ऐसा इसलिए कि मैं पृथ्वी के लोगों की तरह ही परवरिश पाऊं और यहाँ के माहौल को समझूं। मैंने ऐसे ही परवरिश पाई, बड़ा हो गया। डोबू जाति का सबसे खतरनाक योद्धा मैं ही बना। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परंतु पृथ्वी पर भेजे जाने का मेरा मकसद क्या है, ये बात महापंडित ने जन्म के समय ही मेरे दिमाग में डाल दी थी और मुझे याद रही। बड़ा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि रानी तासा राजा देव को ले जाने के लिए आने वाली है, जबकि उसने राजा देव के साथ बुरा व्यवहार किया था। रानी तासा तो सजा की हकदार है और मैं रानी तासा का साथ देने वाला हूँ इस काम में। राजा देव का सेवक होकर राजा देव के खिलाफ वही काम कर रहा हूँ, जबकि रानी तासा ने मुझे भी धमकियां दी थी जब मैं राजा देव के आने की सूचना लेकर किले पर गया था। जो भी हो, मेरा मन बदलता चला गया कि मैं रानी तासा का साथ नहीं दूंगा। मैं तो राजा देव के लिए बना हूँ। तब रानी तासा के आने की तैयारियां सदूर ग्रह पर चल रही थी। मुझे सब खबर थी। डोबू जाति के सरदार ओमारू की यंत्रों पर सदूर ग्रह से बात होती रहती थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं डोबू जाति छोड़कर आपको तलाश करूंगा, आपसे मिलूंगा और सारी बातें कह दूंगा आपसे। मैंने डोबू जाति छोड़ दी। मेरा ये फैसला आसान नहीं था। डोबू जाति वालों ने मुझे रोकना चाहा तो मैंने कई योद्धाओं की जानें ले ली। मैं सबसे बेहतर योद्धा था। महापंडित ने मुझ में आपके गुण डाले थे। ओमारू ने मेरे विद्रोह को पहचाना तो उसने अपने योद्धाओं को आगे से हट जाने को कहा। मैं वहां से चला आया। इतना तो मैं सुन चुका था कि आप मुंबई में कहीं पर हैं, तो मैं यहाँ मुंबई आ गया। पैसे की मेरे पास कमी नहीं थी। डोबू जाति से मैं कीमती पत्थर ले आया था जिन्हें यहाँ बेचने पर बहुत पैसे मिल जाते हैं। साथ में मैं डोबू जाति के हथियार भी ले आया, जो कि इस वक्त उस होटल के वेटर के घर रखे हुए हैं जिस होटल में मैं ठहरा था। 6 महीने तक मैं उसी होटल में रुका रहा और आपको ढूंढता रहा, परंतु नहीं ढूंढ सका। आपकी गंध महापंडित ने मेरे दिमाग में, मेरी सांसों में जन्म के समय ही डाल दी थी। एक दिन मैं समाधि लगाकर गंध के सहारे आपको तलाश कर रहा था कि एक जगह मैंने आपकी गंध पा ली और तब आपसे बात की और आज मैंने आपको ढूंढ लिया। इस वक्त आप मेरे सामने हैं राजा देव। बबूसा गंभीर था। देवराज चौहान की निगाह बबूसा के चेहरे पर थी। जगमोहन और धरा गंभीर दिख रहे थे। तभी बर्तन उठाने वाले टेबल से बर्तन ले गया और वेटर ने पास पहुंचकर पूछा, कुछ और लाऊं सर? 4 कॉफी ले आओ, जगमोहन बोला। वेटर चला गया। खतरा सिर पर आ पहुंचा है राजा देव, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। रानी तासा आज रात पोपा में सवार हुई डोबू जाति में पहुंच जाएगी। वो आपको वापस सदूर ग्रह पर ले जाना चाहती है। आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। रानी तासा कभी भी मुंबई पहुंच सकती है और वो मेरी तरह आपको नहीं ढूंढेगी कि उसे आप तक पहुंचने में महीनों का वक्त लग जाए। महापंडित उसे बता देगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और वो सीधी आप तक पहुंचेगी। रानी तासा आपके सामने आई नहीं कि उसका और महापंडित का खेल शुरू हो जाएगा। सब कुछ सोच समझकर हो रहा है। आप हर बात से अनजान है राजा देव, जबकि रानी तासा को हर बात की खबर है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप नहीं संभले तो रानी तासा को कोई परेशानी नहीं आएगी आपको सदूर ग्रह ले जाने में। एक बार आप सदूर ग्रह पहुंच गए तो फिर आपकी एक नहीं चलेगी। महापंडित रानी तासा की हर बात मानता जा रहा है। क्या पता वो आपके दिमाग को ऐसा बना दे कि उस जन्म की आपको याद ही ना आए और रानी तासा बिना सजा पाए अपना सिर आपकी गोद में रख दे। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि रानी तासा आपको पाने के लिए महापंडित से कुछ भी करा सकती है। महापंडित चाहता है
कि आप फिर से सदूर ग्रह संभाल लें, क्योंकि रानी तासा बेहतर ढंग से ग्रह के कामकाज नहीं संभाल पा रही है। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ राजा देव, परंतु रानी तासा और महापंडित की चालों को फेल कर देना चाहता हूँ। आपको एकदम चौकस कर देना चाहता हूँ कि रानी तासा को आप वक्त आने पर सजा दे सकें। मैं राजा देव का वही रूप देखना चाहता हूँ जो मैंने पहले देखा है, परंतु मुझे डर है कि रानी तासा को देखते ही आप उस पर पहले की तरह मोहित ना हो जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार आपको वो जन्म याद आ गया तो फिर आप सब कुछ ठीक से संभाल लेंगे। मुझे रानी तासा में कोई दिलचस्पी नहीं, यहाँ मेरी पत्नी है, वो ही है मेरे लिए, देवराज चौहान ने कहा। मुझे आपके शब्दों पर भरोसा है राजा देव, परंतु इस बात का क्या होगा कि महापंडित ने इस बार रानी तासा का जन्म कराते समय उसके चेहरे पर ऐसा कुछ असर डाल दिया था कि आप उसे देखते ही मोहित हो जाए। ऐसा नहीं होगा, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। बबूसा देवराज चौहान को देखने लगा, तभी धरा कह उठी, तो देवराज चौहान साहब, आपकी बात से लगता है कि आप बबूसा की बातों पर अब यकीन करने लगे हैं। ये बात नहीं, मुझे तो ये बात ही लगती है, धरा ने कहा। मैं तो बबूसा की सिलसिलेवार बातों का जवाब दे रहा हूँ कि कोई औरत मुझ पर हावी नहीं हो सकती, देवराज चौहान बोला। वक्त का पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। बबूसा की बातों को मानने में आपको क्या परेशानी है? क्या आपको ये झूठा लगता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसकी कही बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आप उस जन्म के राजा देव नहीं हैं? नहीं, देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। तभी वेटर आया और 4 कॉफी सबके सामने रखकर चला गया। सुना तुमने? धरा बबूसा से कह उठी। देवराज चौहान साहब क्या कह रहे हैं? इनके कहने से कुछ नहीं होगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी सच है वो सामने आने वाला है। रानी तासा जल्दी ही राजा देव के सामने होगी और तब वो सब कुछ होगा जिसकी राजा देव कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं राजा देव को सब कुछ पहले बताकर सतर्क कर रहा हूँ। क्या पता उस वक्त क्या हो जाए। ज्यादा कुछ नहीं तो राजा देव को मेरी बातें तो याद आएंगी ही और अपने को संभाले रखेंगे। मुझे सिर्फ अपने 3 जन्म याद हैं, देवराज चौहान ने बबूसा को देखा। एक ये जन्म जी रहा हूँ। पहला जन्म मेरा किसी रहस्यमय धरती पर हुआ था, जो कि आज जमीन के भीतर कहीं पर आज भी रहस्य बनी हुई है, और वक्त का चक्रव्यूह मुझे कई बार उस जमीन पर ले जा चुका है। दूसरा जन्म लुधियाना में हुआ था और तब मेरी पत्नी मोना चौधरी बनी थी और बहुत सुख से मैंने और मोना चौधरी ने वो जन्म जिया था। ये बातें आपको किसने बताई? बबूसा ने पूछा। पेशीराम, फकीर बाबा ने। आपने पेशीराम की इन असामान्य बातों पर यकीन किया तो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर लेते? बबूसा बोला। पेशीराम की बातों पर यकीन करने की मेरे पास वजह है। इस जन्म में जीते हुए भी मैं उस पहले जन्म में जा चुका हूँ जहाँ पेशीराम रहता है। वहाँ सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस पहले जन्म के कुछ और भी लोग हैं यहाँ जो मेरे साथ ही उस पहले जन्म की जमीन पर गए हैं, जो आज भी यहीं मौजूद हैं। अगर मैं वहां नहीं गया होता और पेशीराम मुझे आकर ये बात कहता तो मैं कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आप सही कह रहे हैं राजा देव, मुझे आपके इन 3 जन्मों की जानकारी है। ये बात मुझे महापंडित ने बताई थी, परंतु महापंडित ने ही मुझे ये भी बताया था कि पृथ्वी के पहले जन्म से पहले आप सदूर ग्रह पर राजा देव बनकर रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन बेशक ना हो, परंतु मुझे महापंडित की बातों पर पूरा यकीन है। बबूसा गंभीर था। आपको मेरी बातों पर यकीन कर लेना? नहीं, देवराज चौहान ने स्पष्ट तौर पर इनकार किया। तुम्हारी बात पर यकीन करना मेरे बस में नहीं है। यकीन तो आपको करना ही होगा राजा देव। अब नहीं तो तब करेंगे जब रानी तासा से आपका सामना होगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु मुझे डर है कि तब कहीं वक्त हाथ से न निकल जाए, आप रानी तासा पर मोहित न हो जाएं, उसके दीवाने न बन बैठे पहले की तरह। आपने सुध बुध खो दी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जगमोहन ने कॉफी का घूंट लेने के बाद देवराज चौहान से कहा, कुछ देर के लिए इसकी बात मान ले तो क्या हर्ज है? क्या तुम्हें इसकी बातों पर यकीन है? देवराज चौहान ने पूछा। सच तो यह है कि कभी यकीन आता है तो कभी नहीं, परंतु मन में यही आता है कि इसकी बात मान ले तो क्या हर्ज है। मैं यकीन नहीं कर सकता। जैसे कि ये कहता है
कि कोई रानी तासा है, अगर वो सच में हो और तुम्हारे सामने आ जाए तो? परवाह नहीं, देवराज चौहान के चेहरे पर सख्त मुस्कान उभरी। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवराज चौहान जी, धरा बोली, मैं बबूसा की बातों को झूठ नहीं मानती। मैं भी यही कहता हूँ कि कुछ देर के लिए बबूसा की बातों को सच मान लेना चाहिए। जगमोहन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इसकी बातों में आ गए। देवराज चौहान ने बबूसा के चेहरे पर नजर मारी। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो, हमें चलना चाहिए। देवराज चौहान ने वेटर को इशारे से बुलाया। वेटर करीब पहुंचा। बिल ले आओ, देवराज चौहान ने कहा। वेटर चला गया। धरा ने बबूसा को देखा, जगमोहन को देखा। बबूसा चेहरे पर उलझन समेटे देवराज चौहान से कह उठा, आप कहाँ जा रहे हैं राजा देव? अपने घर। ये ठीक है, बबूसा ने सिर हिलाया। मैं काफी थक गया हूँ, धरा को भी आराम की जरूरत है। बाकी बातें वहीं पर। तुम मेरे घर पर नहीं चलोगे बबूसा? देवराज चौहान बोला। नहीं चलूंगा? बबूसा ने हैरानी से कहा। क्यों? मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले जाऊं? राजा देव, मैं बबूसा हूँ, आपका सेवक। सेवक तो आपके साथ ही रहेगा ना? नहीं, तुम। इन हालातों में मैं आपको अकेला छोड़ने का खतरा नहीं ले सकता। बबूसा गंभीर था। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं। बबूसा राजा देव की फिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? महापंडित का कहना है कि पृथ्वी ग्रह पर जन्म लेते लेते आपकी ताकत कम हो गई है। आप में पहले जैसी ताकत नहीं रही, जबकि महापंडित ने मुझे ताकतवर बनाया। तभी वेटर बिल ले आया। देवराज चौहान ने बिल दिया और उठ खड़ा हुआ। जगमोहन, बबूसा और धरा भी खड़े हो गए। तुम्हारी बातें मैंने बहुत सुन ली बबूसा, समझ भी ली। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। आपको मुझ पर भरोसा नहीं, तभी ऐसा कह रहे हैं, परंतु मैं आपके साथ ही रहूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी। नाराज मत होइए राजा देव, बबूसा व्याकुल स्वर में कह उठा। आप हालातों को समझ नहीं रहे हैं। बहुत खराब वक्त आने वाला है। रानी तासा पृथ्वी ग्रह पर पहुंच चुकी होगी और वो आपकी तरफ आने ही वाली होगी। महापंडित पूरी तरह रानी तासा का साथ दे रहा है आपके खिलाफ, वरना वो सोमाथ को नहीं बनाता। आप बुरी तरह घेरे जाने वाले हैं। ऐसे मौके पर मैं ही आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो हर चीज का पता है। देवराज चौहान पलटा और रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ बढ़ गया। बबूसा के चेहरे पर चिंता नाच उठी। देवराज चौहान तो तुम्हारी बात सुनने को भी तैयार नहीं, धरा कह उठी। जगमोहन भी आगे बढ़ा तो बबूसा उसके साथ चलता कह उठा, तुम्हारा नाम जगमोहन है ना? हाँ। तुम राजा देव के साथी हो इस जन्म में? हाँ। सुनो, मेरी बातें सच्ची हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा। राजा देव बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। रानी तासा बहुत बड़ी चालबाज है। वो राजा देव को बड़ी आसानी से सदूर ग्रह वापस ले जाएगी और महापंडित राजा देव के दिमाग का वो हिस्सा ही साफ कर देगा कि पहले बिताया सदूर ग्रह वाला जन्म या रानी तासा के धोखे वाली बात राजा देव को याद ही ना आए। तुम मेरी बात समझो और राजा देव को समझाओ। तुम जो कहना चाहते थे वो देवराज चौहान ने सुन लिया है। अब ये उस पर है कि तुम सच्चे मन से राजा देव का भला नहीं चाहते। बबूसा ने नाराजगी से कहा। देवराज चौहान का जितना भला मैं चाहता हूँ उतना तुम नहीं चाह सकते, जगमोहन बोला। गलत। राजा देव के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बबूसा ने कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता। अगर तुम राजा देव का भला चाहते तो उन्हें कहते कि बबूसा सही कह रहा है, उसकी बात सुनो और यकीन करो, फिर आने वाले हालातों से बचने का रास्ता ढूंढो। लेकिन तुम्हारी बातों का तो मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं। अभी तो तुम कह रहे थे राजा देव को कि मेरी बातों पर यकीन कर लेना। तुम मेरा दिमाग खा रहे हो बबूसा, जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। तुमने जो कहना था वो देवराज चौहान ने सुन लिया है, तुम्हें सामने भी देख लिया है। अब कम से कम उसे सोचने का वक्त तो दो। राजा देव बेशक सोच लें, परंतु वो मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? मैं तो उनका सेवक हूँ। पर उसे याद नहीं कि कभी तुम उसके सेवक थे, जगमोहन ने चलते हुए कहा। पीछे आती धरा कह उठी, बबूसा मुझे तो लगता है जैसे तुम पहाड़ से सिर टकरा रहे हो। तुम्हारी बातों का इन पर कोई असर नहीं हुआ। बबूसा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तुम अपने घर जाओ, जरूरत पड़ी तो देवराज चौहान तुम्हें फोन कर, जगमोहन ने कहना चाहा। पर मेरे पास तो न घर है न फोन। कहीं तो इस वक्त रह रहे हो? होटल में। वहीं रहो, धरा के पास फोन है, उसके फोन पर फोन कर देंगे।
तुम भी यही चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ न रहूं, चला जाऊं? बबूसा ने खिन्नता भरे स्वर में कहा। मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, फैसला तो देवराज चौहान ही लेगा। तुम राजा देव को समझाओ। वो बच्चा नहीं है कि मैं उसे समझाऊं। तुम्हारी बातों को पूरी तरह उसने सुन। बबूसा एक कदम पीछे से धरा बोली, तुम्हारा राजा देव तो एकदम फुस्त निकला। तुम्हारी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, वो तो तुम्हें झूठा मान रहा है। वे रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मध्यम सी बहती हवा उनके चेहरों से टकराई। बाईं तरफ रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी कारें नजर आईं। आगे जाता देवराज चौहान उन्हीं कारों की तरफ बढ़ गया था। वहां की हल्की रोशनी में बबूसा के चेहरे पर व्याकुलता दिखी। धरा पास आती कह उठी, मेरी बात मानो तो देवराज चौहान को उसके हाल पर छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा देव को मुसीबतों से बचाए रखना मेरा फर्ज है, बबूसा बोला। पर वो तो तुम्हारी बात समझ नहीं रहा, तुम्हें झूठा मानकर चले जाने को कह रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि राजा देव को कुछ याद नहीं आ रहा उस जन्म का। बबूसा का लहजा चिंता से भरा था। रानी तासा ने आज रात पृथ्वी पर डोबू जाति में पहुंच जाना है। राजा देव के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम कर भी क्या सकते हो? धरा बोली, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे सामने होते रानी तासा अपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं रानी तासा का सारा खेल जानता हूँ। वो राजा देव को उस जन्म की याद आने से पहले ही सदूर ग्रह पर ले जाना चाहती है। वहां महापंडित राजा देव के दिमाग को कुछ ऐसा कर देगा कि उन्हें कभी अपना वो जन्म याद आएगा ही नहीं। याद आएगा तो रानी तासा के धोखे वाली बात कभी याद नहीं आएगी। ऐसे में राजा देव एक बार फिर धोखेबाज रानी तासा के दीवाने होकर जीवन बिताने लगेंगे, जबकि मैं रानी तासा को उस धोखे की सजा दिलवाना चाहता हूँ राजा देव से। मैं चाहता हूँ कि धोखेबाज रानी तासा को राजा देव ऐसी सजा दे कि रानी तासा का अंत पृथ्वी ग्रह पर ही हो जाए और रानी तासा फिर कभी सदूर ग्रह पर जन्म न ले सके। जरूरी तो नहीं कि देवराज चौहान रानी तासा को मौत की सजा दे, धरा बोली। राजा देव कैसी भी सजा दें, मुझे इसकी चिंता नहीं है, पर राजा देव को सब कुछ याद आ जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? सब हो जाएगा, वक्त करेगा, परंतु इसके लिए मुझे राजा देव के करीब रहना होगा कि उन्हें रानी तासा से बचाता रहूं। तुम सोमात के बारे में बता रहे थे कि वो ताकतवर है, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो रानी तासा के साथ है। ऐसे में तुम देवराज चौहान को रानी तासा से कैसे बचा सकते हो? तुम उसके रास्ते में आए तो सोमात तुम्हें मार देगा। वो मैं नहीं जानता कि कैसे होगा। सोमात के बारे में महापंडित ने बताया है, पर सोमात से मेरा सामना नहीं हुआ। ये ठीक है कि अगर सोमात शक्तिशाली है तो मैं भी कम नहीं। मेरा मुकाबला कर पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, ये बात की बात है। अभी मसला तो ये है कि राजा देव मुझे अपने करीब तो रखें। जगमोहन भी साथ चलता उनकी बातें सुन रहा था। उसने देखा आगे देवराज चौहान अपनी कार के पास पहुंचकर रुक चुका है। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। वो देवराज चौहान के पास पहुंचकर रुका। बबूसा और धरा भी वहां रुक गए। देवराज चौहान की निगाह बबूसा पर थी। देवराज चौहान साहब, धरा नाराजगी से बोली, बबूसा तुम्हारे भले के लिए सूखा जा रहा है और तुम हो कि इसकी बातों को सच भी नहीं मान रहे। ये कहाँ की शराफत है? तुम्हारे तक पहुंचने में इसे महीनों लग गए। तुम मानो या न मानो, परंतु ये जो कह रहा है सच कह रहा है। जब से मैं इसके साथ हूं मैंने इसे झूठ बोलते नहीं देखा। हो सकता है मैं भी तुम्हारी तरह इसकी बातों का यकीन नहीं करती, परंतु मैंने डोबू जाति को करीब से देखा है, वहां होकर आ चुकी हूं। और उसके बाद डोबू जाति वाले जिस तरह मेरी जान के पीछे पड़े, जिस तरह बबूसा ने मुझे बचाए रखा अभी तक, इस बात का एहसास सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, परंतु तुम्हें नहीं एहसास करा सकती। मेरा यकीन करो, बबूसा झूठ नहीं बोलता। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तुम्हें मान लेना चाहिए कि किसी दूसरे ग्रह पर तुम कभी राजा देव थे और बबूसा तुम्हारा सेवक था, धरा पुनः बोली। जगमोहन चुप था। ये भी मान लेना चाहिए कि रानी तासा वाली बात सच है, वो तुम्हें लेने पृथ्वी पर पहुंच रही है। आने वाले वक्त में रानी तासा की वजह से तुम मुसीबत में फंस सकते हो, बबूसा सच कहता है। बबूसा ने फौरन सहमति से सिर हिलाया। ये तुम्हारे पास रहना चाहता है तो इसमें बुरा ही क्या है? मैं आपका सेवक हूँ राजा देव, जो करूंगा आपके भले के लिए ही करूंगा। तुम खुद को मेरा सेवक कहते हो, परंतु मेरी बात नहीं मान रहे। देवराज चौहान बोला, कौन सी बात राजा देव? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। आपकी गलत बात मैं कैसे मान लूं? आपसे दूर जाने में
आपका ही नुकसान है राजा देव। मैं आपका नुकसान नहीं देख सकता। मैं आपके करीब रहूं तो इसी में आपका भला है। बबूसा ने कहा, क्या पता तुम किस मन से मेरे पास रहना चाहते हो। राजा देव, अब आप मुझसे जुदा नहीं हो सकते। कोशिश करके देख लीजिए। आप जिस जिस रास्ते से जाएंगे मैं आपकी गंध के द्वारा वो रास्ता पा लूंगा और आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए ये साधारण काम होगा। आप अगर घर के भीतर नहीं आने देंगे तो मैं बाहर ठहर जाऊंगा, पर आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। रानी तासा की चालाकी मैं अब सफल नहीं होने दूंगा। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तब पोपा बनाने के बाद आपने मुझे खुशी खुशी में एक दिन पहले वहां से भेज दिया कि मैं जाकर रानी तासा को आपके आने की खबर दे सकूं। और जब आप आए तो रानी तासा, सेनापति धूमरा और सिपाहियों ने रास्ते में ही आपको पकड़ लिया कि किसी को कानो कान खबर न हुई। तब मैं अकेला आ रहा था? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं राजा देव, 5 सैनिक आपके साथ थे और उन सबको मार दिया गया था, बबूसा ने कहा। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और देवराज चौहान की बाह पकड़कर एक तरफ ले जाकर बोला, जाने क्यों मुझे इसकी बातों पर यकीन होता जा रहा है कि ये सच कह रहा है। कोई बात तो है जरूर। ये हर बात सच कह रहा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? जगमोहन चौंका। तुम मानते हो? हाँ, इसके कहने के दौरान मैं इसके चेहरे और शरीर के हाव भावों को नोट करता रहा हूँ। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये झूठ कह रहा हो। मेरे ख्याल में इसने जो कहा है वो हर बात सच है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन हक्का बक्का से देवराज चौहान को देखने लगा। इसकी बातें सुनकर मैं गहरी उलझन में पड़ गया हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। तुम इसे अपने साथ रखना नहीं चाहते? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान चुप रहा। ये रानी तासा को पहचानता है, हालातों को समझता है, जबकि हमारे लिए ये सब कुछ नया है। ठीक है, देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। इसे साथ ले लेते हैं। और वो लड़की धरा, उसके बारे में बबूसा ही फैसला करेगा। जगमोहन बबूसा के पास पहुंचता कह उठा, तुम हमारे साथ चल सकते हो, परंतु धरा कहाँ रहेगी? मेरे साथ ही रहेगी, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। डोबू जाति वाले इसे मार देना चाहते हैं। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोपा अंतरिक्ष यान पहाड़ के सामने जमीन पर उतर चुका था। सामने कुछ दूरी पर एक और बर्फ से ढका पहाड़ था। दोनों पहाड़ों के बीच की काफी बड़ी खाली जगह पर पोपा उतरा था। रात के इस वक्त उसका रंग रूप स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था और बड़े से स्याह धब्बे की तरह दिख रहा था। नीचे उतरने से पहले पोपा के नीचे वाले हिस्से से लेजर जैसी जो नीली रोशनी निकल रही थी वो बंद हो चुकी थी। पोपा काफी फैलावट में था, परंतु उसकी ऊंचाई 30 फुट के करीब थी। पोपा के इंजन से उठती मध्यम सी आवाजें बंद हो चुकी थी। डोबू जाति के लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपनी जगह खड़ा स्तब्ध सा पोपा को देख रहा था। जो लोग पोपा के उतरते वक्त डरकर पहाड़ के भीतर जा घुसे थे वो अब बाहर निकलना शुरू हो गए थे। सनसनाहट सी वातावरण में मौजूद थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब टकटकी बांधे पोपा को देखते इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब भीतर से रानी तासा बाहर निकलती है। रानी तासा को देखने को हर कोई उत्सुक था। 250 बरस से सदूर ग्रह से उनके संबंध बने हुए थे। पोपा पहले भी कुछ बार आ चुका था सदूर ग्रह के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लेकर, परंतु रानी तासा कभी नहीं आई थी। वो सदूर ग्रह से यंत्रों के माध्यम से ही बात करती रही थी। पहली बार रानी तासा अब आई है। डोबू जाति का सरदार गंभीर सा एक तरफ खड़ा पोपा को सोच भरी निगाहों से देख रहा था। उसका दिमाग भारी तौर पर उलझन में था। उसे होम्बी अर्थात जादूगरनी पर पूरा भरोसा था और अभी होम्बी से बात करके आया था। होम्बी ने ही उसे बुलाया था। होम्बी ने ओमारू के सामने अपने विचार रखे थे कि रानी तासा का आना उसके लिए सुखदायक नहीं होगा। ओमारू के पूछने पर भी होम्बी जवाब नहीं दे पाई कि ऐसा क्यों, परंतु होम्बी यही कहती रही कि उसे आने वाले वक्त की सूचनाएं नहीं मिल रही, कुछ आभास नहीं हो पा रहा। भविष्य की घटनाओं का हमेशा ही उसे पहले पता चल जाता है, परंतु इस बार भविष्य की धुंधली आकृतियां ही नजर आ रही हैं। ऐसे में होम्बी को बुरे की आशंका हो गई थी। ओमारू होम्बी की बातों को सुनकर उलझन में पड़ गया था कि आज होम्बी को भविष्य की घटनाओं का एहसास क्यों नहीं हो पा रहा। होम्बी से अंतिम बात यही हुई थी
कि वो सामान्य बनकर रानी तासा का स्वागत करे और वो पुनः कोशिश करती है कि भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट देख सके। तब ओमारू बाहर आ गया था। पोपा जमीन पर रुक चुका था। वक्त बीतने लगा। इंतजार का ये पल पल भारी था। तभी बोबला ओमारू के पास आया। बोबला ही वो इंसान था जो डोबू जाति के योद्धा तैयार करता है, युद्ध कला में सबको एक्सपर्ट बनाता है। बोबला का बेहद खास स्थान था डोबू जाति में। हमारे दोस्त आ गए ओमारू, बोबला बोला। हाँ, ओमारू ने शांत स्वर में कहा। रानी तासा को हम पहली बार देखने जा रहे हैं, वो पुनः बोला। हाँ, ओमारू ने छोटा सा जवाब दिया। क्या तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ। नहीं, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि रानी तासा अपने राजा देव को वापस ले जाने के लिए आई है, जो इस पृथ्वी ग्रह पर कहीं रहता है। क्या रानी तासा के लिए आसान होगा राजा देव को वापस अपने सदूर ग्रह पर ले जाना? आसान क्यों नहीं होगा? बोबला ने कहा। रानी तासा के साथ हमारे योद्धा होंगे, जो कि रानी तासा के कहने पर राजा देव को उठाकर पोपा में बिठा देंगे और पोपा चला जाएगा। ओमारू चुप रहा। रानी तासा अपने ग्रह से हमारे लिए उपहार लाई होगी, वो हमारी दोस्त है, बोबला पुनः कह उठा। होम्बी ने बताया कि रानी तासा के साथ सोमाथ नाम का व्यक्ति आया है। वो कृत्रिम मानव है, बिजली की तारों और धातु का बना हुआ है। उसका दिमाग भी नकली है, परंतु वो सामान्य मानवों की तरह दिखता है। वो इतना शक्तिशाली है कि हमारे योद्धा भी उसके सामने नहीं ठहर सकते। वो सिर्फ रानी तासा का हुक्म मानता है, ओमारू ने कहा। तो सोमाथ से हमें चिंता कैसी? बोबला बोला। होम्बी ने इशारा दिया है कि रानी तासा से हमें नुकसान हो सकता है। इशारा दिया है? मैं समझा नहीं ओमारू। होम्बी हमेशा की तरह भविष्य में स्पष्ट नहीं झांक पा रही है। आने वाले वक्त को वो समझ नहीं पा रही। ये उसके लिए आश्चर्य की बात है कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। पोपा के आने पर उसकी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ गई हैं? होम्बी कहती है कि ऐसा होना बुरे संकेत की निशानी है। ओमारू बेचैन हो उठा। होम्बी बूढ़ी हो चुकी है, शायद उसकी शक्तियां कमजोर पड़। मैंने जब से होश संभाला है, होम्बी ऐसी ही थी। वो बूढ़ी नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां उसे जिंदा रखती हैं। वो हमेशा ही डोबू जाति के भले का काम करती है, परंतु इस बार वो खुद को बेबस क्यों महसूस कर रही है? होम्बी थक गई है, उसे आराम की जरूरत है, बोबला ने कहा। होम्बी ठीक हो जाएगी ये तो। तभी पोपा के बाहर से एक रोशनी निकलने लगी, जो कि धीरे धीरे तेज होती चली गई। मिनट भर में वो रोशनी आसपास इतनी फैल गई कि सब कुछ स्पष्ट देखा जा सके। अब डोबू जाति के लोग एक दूसरे को स्पष्ट देख पा रहे थे। पोपा का एक बड़ा हिस्सा भी रोशनी में चमक रहा था। 2 मिनट बीते कि पोपा के बाहरी दीवार में एक दरवाजा सा दिखा। फिर भीतर से धातु की बनी सीढ़ी बाहर आकर जमीन से टिक गई। सीढ़ी 4 फुट चौड़ी थी और नीले रंग की थी। तभी भीतर से निकलकर एक युवक सीढ़ी पर आ पहुंचा। रोशनी में वो स्पष्ट दिखा। उसने कपड़ों जैसा कुछ पहन रखा था, जो कि सफेद जैसा था और वहां से चमक उठ रही थी। सिर के बाल छोटे थे। स्वागत स्वागत, डोबू जाति के लोगों की आवाजें उठी। जवाब में उस युवक ने हाथ हिलाया। तभी वो सीढ़ी के एक तरफ हो गया। भीतर से और लोग बाहर निकलने लगे और सीढ़ी उतरते नीचे आने लगे। ओमारू तुरंत सीढ़ी के पास जा पहुंचा। मैं ओमारू, डोबू जाति का सरदार, आप सबका स्वागत करता हूं, ओमारू ने खुशी भरे स्वर में कहा। उन लोगों ने कुछ कहने की अपेक्षा ओमारू के कंधे पर बारी बारी हाथ रखने लगे। शायद ये किसी से मिलने का उनका तरीका था। वो सब सीढ़ी के आसपास खड़े हो गए। उनकी संख्या 19 थी। ओमारू सीढ़ी के पास मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ऊपर सीढ़ी में खड़ा युवक अपनी जगह पर ही मौजूद था। तभी पोपा के दरवाजे से वो हसीन युवती निकली, जो कि रानी तासा थी। बेहद सुंदर, जैसे कि कयामत सुंदरता में लिपट कर आ गई हो। उसका रंग रूप देखते ही सब भौचक्के से रह गए। उसने टांगों से लिपटता ऐसा कपड़ा पहन रखा था जो कि कमर तक जा रहा था और दोनों टांगे अलग अलग नजर आ रही थी। कमर पर भी वो कपड़ा टाइट सा लिपटा हुआ था। फिर ऊपर वक्षों पर ब्लाउज जैसा कोई कपड़ा बंधा था। कपड़ों का रंग हल्का गुलाबी था और वो चमक मार रहा था।
सिर के बालों को गूंथ कर पीछे जूड़े जैसा बांध रखा था। वो तीखे नैन नक्श की खूबसूरती में बेहद असाधारण युवती थी। उसका नाक, गाल, ठोड़ी, आंखें, होंठ, हर चीज बेहद लाजवाब थी। उसकी आंखों में हल्का नीलापन था। चेहरा ऐसे मासूमियत से भरा दिखता था जैसे कि कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। पांवों में कुछ खास ऐसा पहन रखा था कि पांव उस पर टिके थे और उसे डोरियों के साथ पांव से बांध रखा था। गले में आभूषण के तौर पर जाने क्या डाला हुआ था जो कि रह रहकर चमक उठता था। कलाइयों में भी कोई चमकदार चीज पहनी हुई थी। उसने हाथ में ट्रांजिस्टर जैसा छोटा सा कोई यंत्र थाम रखा था जिसमें से बार बार सफेद रोशनी चमक रही थी, जल बुझ रही थी। रानी तासा ने पहली सीढ़ी पर खड़े होकर सब तरफ नजर मारी, फिर मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराते ही उसके दांत मोतियों जैसे चमके और उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर हिलाए। रानी तासा के ऐसा करते ही डोबू जाति के लोगों की आवाजें उठी, स्वागत है, स्वागत है। रानी तासा सोमाथ और सदूर से आए लोगों की गर्दनों के पीछे ऑपरेशन करके चने के दाने के आकार का यंत्र अर्थात ट्रांसलेटर लगाया हुआ था, जिसका सीधा कनेक्शन दिमाग से था। किसी भी अनजानी भाषा में बात होने पर वो ट्रांसलेटर फौरन उन्हें अपनी भाषा में ही शब्दों को ट्रांसलेट करके कानों और दिमाग तक पहुंचाता था, और जब वे अपनी बात सामने वाले से कहते तो ट्रांसलेटर से उसी भाषा में ही शब्द बदलकर सुनाई देते थे। तभी रानी तासा का मदहोश कर देने वाला स्वर गूंजा, हम आपके कौन हैं? पल भर के लिए वहां चुप्पी छा गई। नीचे सीढ़ी के पास खड़ा ओमारू मुस्कुराकर कह उठा, आप हमारी दोस्त हैं रानी तासा। हमारी दोस्ती अटूट है, रानी तासा ने ऊंचे स्वर में कहा। दोस्ती के नाम पर मैं अपने गृह से पोपा में भरकर उपहार लाई हूँ। तुम सबकी जगह मेरे दिल में है। हम एक दूसरे के काम आए हैं और आते रहेंगे। हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम हमारी बात मानोगे। यही खास रिश्ता है हम में। मैं इतना लंबा सफर तय करके तुम लोगों के पास क्यों आई? क्योंकि हम दोस्त हैं। तुम लोग मुझे मेहमान मत समझना। जिस तरह ये जगह तुम लोगों का घर है, उसी तरह ये मेरा भी घर है। मैं अपने घर में आई हूँ। हाँ रानी तासा, ओमारू बोला, यहाँ जो कुछ भी है उस पर आपका पूरा हक है। तुमने अपना परिचय नहीं दिया, रानी तासा ने ओमारू से कहा। मैं डोबू जाति का सरदार। तो ओमारू हो तुम, हमारे सच्चे दोस्त। कहने के साथ ही रानी तासा सीढ़ियां उतरी और ओमारू के पास पहुंच गई। रानी तासा ने ओमारू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें मैं बहुत याद करती हूँ ओमारू। यंत्रों के द्वारा हमने कई बार बात की। तुम्हारी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी आपको हमेशा याद करता हूँ। रानी तासा ने उसके कंधे से हाथ हटाया और सामने फैले पहाड़ को निहारा। तो इस पहाड़ के भीतर रहते हो तुम लोग? रानी तासा बोली, यही हमारा घर है। सुंदर है। मैं ऐसी जगह पर कभी नहीं रही, पर अब रहूंगी। फिर रानी तासा वहां लगी डोबू जाति की भीड़ की तरफ हाथ हिलाकर ऊंचे स्वर से कह उठी, तुम सब कैसे हो? ठीक हैं, अच्छे हैं। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसी आवाजें उठने लगी। रानी तासा ने पीछे देखा। सीढ़ी पर खड़ा युवक अब 2 पायदान पीछे खड़ा था। तुम मेरे साथ रहो सोमाथ। जो हुक्म रानी तासा। ओमारू ने गहरी निगाहों से सोमाथ को देखा। ओमारू, अब हमें पहाड़ के भीतर ले चलो। आइए रानी तासा, मैं तो कब से आपके चलने का इंतजार कर रहा हूँ। ओमारू पलटता हुआ कह उठा। ओमारू और रानी तासा साथ साथ पहाड़ी के द्वार की तरफ चल पड़े। पीछे सोमाथ था, उसके पीछे वो 19 लोग जो रानी तासा के साथ आए थे। उसी पल पोपा की सीढ़ियां जैसे खुली थी वैसे ही सिमटकर वापस चली गईं और पोपा का खुला दरवाजा भी बंद होता चला गया। उसके बाद पोपा की साइड से जो रोशनी की किरण प्रकाश फैला रही थी वो भी बुझ गई। वहां पर पुनः पहले की तरह अंधेरा छा गया। उनके पीछे पीछे डोबू जाति के सब लोग पहाड़ के भीतर प्रवेश करने लगे थे। साथ चलता प्रभावित सा दिखता ओमारू कह उठा, तुमसे मिलने की इच्छा बहुत थी रानी तासा। अब तुम्हें देखा तो मन को चैन मिला। मैं तुम सबको चैन देने ही आई हूँ ओमारू। रानी तासा कदम उठाती बोली, आप बेहद खूबसूरत हैं। हम जानते हैं, रानी तासा मुस्कुराई। क्या सदूर ग्रह पर हर औरत आपकी तरह सुंदर है?
नहीं, पर क्या तुम सदूर ग्रह की औरत को प्राप्त करना चाहते हो अपने लिए? क्यों नहीं रानी तासा, अगली बार जब पोपा आएगा तो तुम्हें भेंट करने के लिए अपने साथ सदूर ग्रह की खूबसूरत युवती भी लाएगा। उमारू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। तुम हमारे दोस्त हो उमारू? हाँ, हम दोस्त हैं और दोस्त की इच्छा को पूरा करना एक दूसरे का फर्ज है। मैंने ठीक कहा या गलत? ठीक कहा। मुझे राजा देव को वापस पाना है उमारू। मेरी सेवाएं हाजिर हैं। आगे बढ़ते रानी तासा की निगाह हर तरफ जा रही थी। राजा देव मेरे सब कुछ हैं, वो मुझे सबसे प्यारे हैं, परंतु वो आपको छोड़कर इस धरती पर क्यों आ गए? रानी तासा ने उमारू को देखा, फिर सामने देखती कह उठी, हमसे कुछ गलती हो गई थी और अब राजा देव को वापस ले जाकर उस गलती को सुधारना है। हम इतनी दूर से पोपो में बैठकर आए हैं तो तुम समझ सकते हो कि राजा देव हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तुम हमें बता देती कि राजा देव कहाँ पर हैं, हम उन्हें यहाँ ले आए होते। ये इतना भी आसान नहीं रहेगा उमारू। क्यों? महापंडित कहता है कि हमें राजा देव को वापस लाने में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महापंडित तो सदूर ग्रह का विद्वान है। महापंडित की कही बात को हम गलत नहीं कह सकते। वो जो कहेगा सच कहेगा। अब इन बातों को छोड़ो उमारू। मैं और मेरे साथ आए आदमी तुम्हारा ये ठिकाना पूरी तरह देखना चाहते हैं। वो दिखाओ हमें। तुम सफर से थक गई होगी, आराम कर लो, कुछ खा लो। हम कभी नहीं थकते। पोपा में सफर करते वक्त तो किले में बैठने जैसा ही महसूस होता है। तुम हमें यहाँ की सारी जगह दिखाओ। रानी तासा ठिठकी। यहाँ दोबू जाति के लोगों की भीड़ थी। सब कौतूहल से उसे ही देख रहे थे। ये जगह वो थी जहाँ चबूतरे पर मूर्ति लगी थी। ये मूर्ति कैसी है? रानी तासा ने पूछा। हम इस मूर्ति की पूजा करते हैं, इसके आगे सिर झुकाते हैं, ओमारू बोला। पत्थर की मूर्ति के आगे सिर झुकाते हो? हैरानी की बात है। रानी तासा ने मूर्ति को गहरी निगाहों से देखा। तुम लोग इतने ताकतवर हो और मूर्ति के आगे सिर झुकाते हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। हमारी आस्था है ये मूर्ति, इसे हम देवी कहते हैं। ये मूर्ति तो टूट फूट चुकी है, रानी तासा ने कहा। इसकी जगह तुम्हें नई मूर्ति लगवा लेनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने ग्रह से मूर्ति बनवाकर यहाँ भेजूंगी कि उसे यहाँ लगा सको। वो मूर्ति खूबसूरत भी होगी और बड़ी भी होगी। उमारू रानी तासा को देखता रहा, कुछ कह न सका। तुम मुझे होम्बी की बात बताया करते थे, वो कहाँ है? जादूगरनी? वो आराम कर रही है। आराम? रानी तासा ने उमारू को देखा। हाँ, ऐसा भी क्या आराम कि वो हमारे स्वागत को भी सामने नहीं आए? रानी तासा शांत भाव में बोली। वो हम लोगों में से नहीं है। वो हमारे कामों में कभी भी दखल नहीं देती, परंतु जाति की बेहतरी की खातिर वो हमें बुरी खबरें पहले ही बता देती हैं और हम खतरे से निपटने को तैयार हो जाते हैं। क्या अब भी बुरी खबर बताई उसने? कैसी बुरी खबर? हमारे बारे में कुछ कहा हो? आपका आना तो अच्छी खबर है रानी तासा। आपके बारे में जादूगरनी क्या कहेगी? रानी तासा उमारू को देखती रही, फिर कह उठी, होम्बी को जादू नहीं आता। क्या? होम्बी को अगर जादू आता होता तो वो बुरी खबर तुम्हें जरूर बता देती। एकाएक रानी तासा मुस्कुरा पड़ी। मुझे तो होम्बी के बारे में चिंता हो रही थी कि कहीं वो सच में जादूगरनी ना हो, परंतु अब मेरी चिंता दूर हो गई। मैं समझा नहीं रानी तासा कि तुम क्या कहना चाहती हो। होम्बी जब आराम कर ले तो मैं उससे मिलूंगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ की सारी जगह दिखाओ। कहने के साथ रानी तासा इस तरह आगे बढ़ गई जैसे यहाँ सब कुछ उसका हो। उमारू उसके पीछे चल पड़ा। उनके पीछे बाकी सब लोग थे। 2 घंटों बाद रानी तासा एक खुले कमरे में बैठी थी। ये कमरा खास तौर से रानी तासा के लिए तैयार किया गया था। बाकी सब लोगों को भी ठहरने की जगह दे दी गई थी। सोमाथ कमरे में रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। वो शांत था, आराम से बैठा था। कमरे में मसाल जल रही थी। रानी तासा यहाँ की सारी जगह देख चुकी थी। पहाड़ियों के भीतर ही भीतर पहाड़ों को खोखला करके 1 किलोमीटर लंबी ये जगह तैयार की गई थी। वो समझ चुकी थी कि ये काम इन लोगों ने सैकड़ों वर्षों पहले से शुरू किया होगा। ये जगह सुरक्षित और अच्छी लगी रानी तासा को। रानी तासा ने यंत्रों वाला वो बिजली की तारों वाला कमरा भी देखा था
जैसे कभी उसके ही लोग तैयार करके गए थे और अब वहीं के यंत्रों से ये लोग सदूर ग्रह पर उनसे बातचीत किया करते थे। रानी ताशा ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। वो सोचों में डूबी लगी। तभी उमारू ने भीतर प्रवेश किया। सोमाथ फौरन सतर्कता भरे अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। रानी ताशा, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? उमारू ने कहा। बाद में खाऊंगी, मैं तुमसे बबूसा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बबूसा? उमारू रानी ताशा को देखने लगा। क्या हुआ बबूसा का नाम सुनकर? रानी ताशा बोली। बबूसा ने मेरा बहुत नुकसान किया है रानी ताशा। उमारू गंभीर दिखने लगा। कैसे? उसने मेरे 30 से ऊपर योद्धा मार डाले हैं। लेकिन क्यों? ये तो तुम्हें बता ही चुका हूं कि बबूसा किसी बात को लेकर तुमसे नाराज है। वो छोटा सा था जब पोपा उसे यहाँ छोड़ गया था। उसके बाद उसने युद्ध की शिक्षा यहीं से ली। उसके भीतर बचपन से ही ये खास बात रही कि वो हर चीज को फौरन सीख लेता था, बेशक युद्ध हो या कुछ और। बड़ा होते होते वो बेहतरीन योद्धा बन गया। महापंडित ने उसके भीतर ऐसी शक्तियां डाल दी थी कि वो सबसे बेहतर हो। रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। उसका दिमाग तेज है, उसके शरीर की ताकत ज्यादा होगी और युद्ध कला में वो शानदार होगा। महापंडित ने ऐसी कई चीजों का मिश्रण बबूसा का जन्म कराते वक्त उसके भीतर डाला था जो कि राजा देव से मेल खाता था। उसे मेरे लिए शक्तिशाली बनाया गया था ताकि अब वो मेरे काम आ सके। तो वो ये जगह छोड़कर चला गया? हाँ, तुमने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की? बहुत की, परंतु जब वो मेरे योद्धाओं की जान लेने लगा तो मैंने उसे जाने दिया। लेकिन तुम उसे रोक सकते थे। मैंने बबूसा पर ज्यादा सख्ती करना ठीक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो आपकी अमानत के रूप में मेरे पास था। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। बबूसा चला गया तो उसने तुम्हारे योद्धा पहले मारे या बाद में? बाद में। ओमारू पूरी तरह गंभीर था। एक लड़की पूरे चंद्रमा की रात यहां तक आ पहुंची। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी जाति की रीत है कि पूरे चंद्रमा की रात हम पेट के बल लेटकर बिताते हैं। ये रीत जाने कब से चली आ रही है, परंतु मेरी जानकारी में यही है कि पहली बार जब पोपा हमारे यहाँ आया था तो तब पूरे चंद्रमा की रात थी। ऐसे में हर पूरे चंद्रमा की रात हम पोपा के स्वागत में इसी तरह बिताते हैं। उस रात भी हम इसी पहाड़ के भीतर पेट के बल लेटे थे और वो लड़की आ पहुंची। हम में से कोई भी उठ नहीं सकता था। ये हमारी जाति का नियम है, इसलिए वो आजाद रही और ये सारी जगह देखकर चली गई। बाद में हमें पता चला कि उसका नाम धरा है और वो मुंबई में रहती है। मुझे चिंता थी कि वो हमारा बिजली वाला कमरा देख गई है और ये बात उसने बाहरी दुनिया को बता दी तो वो लोग ये जानने के लिए यहाँ आ सकते हैं कि हम उस कमरे का क्या इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हुआ? दिन का उजाला फैलते ही हमारे योद्धा धरा की तलाश में निकल गए। उसे यहाँ तक लाने वाला टाकलिंग ला इलाके के गांव का आदमी जोगाराम था। उसे तो योद्धाओं ने मार दिया, परंतु वो लड़की जाने कैसे बचकर निकल गई। योद्धाओं ने टाकलिंग ला का वो गांव घेर लिया कि धरा वहां पहुंचेगी, परंतु वो वहां नहीं पहुंची तो हम समझ गए कि वो मुंबई की तरफ निकल गई है। हमारे योद्धा फौरन मुंबई पहुंचे, धरा के घर पहुंचे। वहां उसकी माँ थी। उससे पूछताछ की तो वो सिर्फ इतना ही बता सकी कि धरा मुंबई से बाहर गई है। तो हम समझ गए कि अभी वो मुंबई नहीं पहुंची है। मैं इधर से अपने योद्धाओं को मुंबई की तरफ भेजता रहा कि जैसे भी हो धरा को खत्म किया जा सके। उस दौरान बबूसा भी मुंबई में रह रहा था और मेरे योद्धा उस पर पहले से ही नजर रखे थे कि तभी धरा बबूसा के साथ दिखाई दी। बबूसा के साथ? वो लड़की? रानी ताशा की खूबसूरत आंखें सिकुड़ी। हाँ, ओमारू ने सिर हिलाया। पता नहीं बबूसा का धरा के साथ क्या रिश्ता है। बबूसा मेरे योद्धाओं से लड़की को बचाने में लग गया। मेरे योद्धा धरा को मार देना चाहते थे। ऐसे में कई बार बबूसा से सामना हुआ और झगड़े में मेरे योद्धाओं की जानें जाने लगी। मजबूर होकर मैंने बबूसा को भी मारने को कह दिया, परंतु मेरे योद्धा अभी तक न तो बबूसा का कुछ बिगाड़ पाए न धरा का। रानी ताशा के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। बबूसा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। महापंडित ने उसमें राजा देव के कई गुण डाले हैं। पूरे सदूर ग्रह पर राजा देव से मुकाबले में कोई नहीं जीत सकता था। अक्सर राजा बनने के लिए ताकतवर लोग
राजा देव को चुनौती देते रहते थे और राजा देव कभी नहीं हारे। बबूसा में कई गुण राजा देव के भरे हुए हैं। रानी तासा ने कहा, मैंने आपको बबूसा का हाल सुना दिया। अब बबूसा मुंबई में ही है? हाँ। कहाँ? अभी वो हमारी नजरों से बच गया है। इसकी वजह हमारे खास योद्धा सोलाम की गद्दारी है। उसने एक मौके पर बबूसा की मदद की और उसे छोड़कर चला गया। सोलाम मुंबई में ही रहना चाहता है। उसे वहां का जीवन पसंद आ गया। इस वक्त मेरे योद्धा बबूसा की तलाश कर रहे हैं। जल्दी ही बबूसा फिर मेरे योद्धाओं के कब्जे में होगा। बेशक तुम्हारे योद्धा बबूसा को तलाश करते रहें, परंतु अब बबूसा कुछ नहीं कर सकेगा। रानी तासा की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी और होठों के बीच कातिल मुस्कान। मैं राजा देव को वापस सदूर ग्रह ले जाऊंगी। बबूसा अपने इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। वो हार जाएगा। बबूसा के इरादे क्या हैं? ओमारू बोला। वो चाहता क्या है? रानी तासा ने ओमारू को देखा और कह उठी, बबूसा के विचारों के बारे में महापंडित मुझे बता चुका है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी, पर बबूसा से मुकाबला कर पाना खेल नहीं है। रानी तासा की निगाह 10 कदमों पर खड़े सोमात की तरफ गई। उसे देख रहे हो? ओमारू की निगाह उस तरफ गई। हाँ, ओमारू के होठों से निकला, वो सोमात है। 10 बबूसा भी आ जाएं तो उन पर भी भारी पड़ेगा। रानी तासा हंस पड़ी। बबूसा को मार दोगी तुम? नहीं, उसे तो मैं वापस सदूर ग्रह पर ले जाऊंगी और हमेशा के लिए कैद में डाल दूंगी। रानी तासा के खिलाफ चलने का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। बबूसा को जरूर एहसास कराऊंगी इस बात का। अगर बबूसा ने इस सोमात को ही मार दिया तो? तुम सोमात को नहीं जानते, तभी ऐसा कह रहे हो। रानी तासा खतरनाक अंदाज में मुस्कुराई। बबूसा मेरे लिए कभी भी समस्या नहीं बन सकता। समस्या तो राजा देव की है। मैं तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। रानी तासा ने ओमारू को देखा और कह उठी, राजा देव की हर समस्या का हल मुझे ही निकालना होगा। वो सिर्फ मेरे हैं और मैं उनकी रानी हूँ। जो हुआ उसमें गलती मेरी थी, तभी हम जुदा हुए, परंतु राजा देव सिर्फ मेरे हैं, रानी तासा के। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? मालूम हो जाएगा। महापंडित मुझे रास्ता बताएगा राजा देव तक पहुंचने का। परंतु इतना जरूर कह सकती हूँ कि बबूसा मुंबई में है तो राजा देव भी मुंबई में है। वो राजा देव को ही ढूंढ रहा होगा। हैरानी है, बबूसा राजा देव को कैसे ढूंढ लेगा, जबकि महापंडित की दी शक्तियों से वो राजा देव को पहचान कर उस तक पहुंच सकता है। ओमारू, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी क्या है? रानी तासा पहली बार तुम्हारे पास आई है। तुम सिर्फ मेरी सेवा सत्कार की सोचो। राजा देव और बबूसा के बारे में सोचना समझना मेरा काम है। मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना? हाँ रानी तासा, जो मैं कहूंगी वो करोगे ना? क्यों नहीं रानी तासा, सुबह तुम्हारा इम्तिहान लूंगी कि तुम अपनी बात पर खरे उतरते हो या नहीं। अब मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करो, देखूं तो सही कि तुम मुझे क्या खिलाते हो। रानी तासा मुस्कुराई। ओमारू बाहर निकल गया। सोमात? रानी तासा ने सोमात को देखा। कहो रानी तासा। सोमात का स्वर सामान्य था। सतर्क रहना, इस वक्त हम ना तो दोस्तों में हैं ना दुश्मनों में। कभी भी ये लोग खतरा बन सकते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड जो कि बबूसा और राजा देव का पहला एपिसोड था, यह आज यहीं विराम लेता है। इसके बाद आपसे पुनः भेंट होगी बबूसा और राजा देव के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।